बायो में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, इतने टफ और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझ ही नहीं आ रहे हैं, और इतने कम टाइम में ऐसा रिवीजन जिसमें आप इतने अच्छे मार्क्स ला पाओ, कैसे हो पाएगा ये? इसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की ये मिड टर्म रिवीजन सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसमें मैं आज आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बच्चों। और इन क्वेश्चंस के सपोर्ट में मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन सजेस्ट करूंगी जो आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए अपने एग्जाम में। तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनूस, क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप सब बढ़िया। मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आज मैं लेकर आई हूँ मिड टर्म 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी। तो आज का ये पूरा सेशन अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू वॉच ऑल द लेक्चर्स कंप्लीटली, इट इज इम्पॉर्टेंट टू वॉच वॉट एवर यू आर वॉचिंग विथ ऑल योर माइंड डिवोटेड। तो पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए आप लोग अपने मिड टर्म एग्जाम की रिवीजन स्टार्ट करो और मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन धमाकेदार करो। ये वाला पूरा सेशन देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना अभी तक आप लोगों को लग रहा था। अब देखो, आज ये वाला लेक्चर देखते हुए ना, जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई शुरू भी नहीं की होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा अच्छे तरीके से, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में लाई कर रहे होंगे, कच्चा पक्का टाइप। तो तीनों ही तरह के बच्चों के लिए ये वाला सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर एक बच्चे को अगर उसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की, उसने थोड़ा सा भी अगर वन शॉट के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं या फिर लेक्चर्स सुने हो मुझसे या अपने स्कूल में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज माय गारंटी। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन प्यारा सा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस पूरे सीरीज में ना मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो आप ना बोर भी नहीं होगे कि बस यार सब्जेक्टिव ही चल रहा है या बस यार ये एमसीक्यू ही चल रहा है। सो आई हैव कम अप विथ फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। तो जल्दी से करते हैं हम लोग। और हाँ, आप लोग अपने जितने भी आपके चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब आपका जो सिलेबस है और वो इससे मैच अगर नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि अगली वीडियो मैं उन चैप्टर्स पे बनाऊं। चलो, so the first question is the process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called. Wow, what a question. So आप लोग समझ में आ गया होगा, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये गैमेटोजेनेसिस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि एक पॉलन मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर्स या पॉलन्स का डेवलपमेंट होता है, हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आंसर है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरो का मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया हुआ था बेटा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से वैसे होते हैं ट्रिकी से, क्योंकि ना कोई ऑप्शन मिलता है, ना इसके सपोर्ट में आप कुछ और लिख सकते हो, आपको वन वर्ड आंसर ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं आते। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज आल्सो नोन एज। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझ के याद करना है, आपको इसमें कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर है, उस आंसर के ऊपर, मतलब जो भी आंसर है आपको तो पता चल ही गया होगा अगर आपने पढ़ाई की है, नहीं भी की है तो मैं बता देती हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट
होता है एम्ब्रियो। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो या कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, बिकॉज एम्ब्रियो सैक वाला जो टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो प्यारे प्यारे स्टार्स बना दिए हैं मैंने। और एम्ब्रियो सैक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स पूछा जा सकता है। उसके बाद एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी पूछा जा सकता है, जो कि इनडायरेक्टली मेगास्पोरोजेनेसिस पूछा जा रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के सपोर्ट में आपको 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ important question. चलो, the pouch that maintains the low temperature of the testis is called pouch. लो टेम्परेचर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये क्वेश्चन है जो पहला ही टॉपिक पे बेस्ड है, और इसका आंसर हो जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक एक बहुत ही लूज टिश्यू का बना हुआ पाउच है, जहां पर अब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिकल्स हैंग कर रहे होते हैं। वो अब्डोमिनल कैविटी या बॉडी के बाहर हैंग क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिकल्स को, ताकि वो एक हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके, है ना। यही रीजन है कि ठंड के वक्त वो स्क्रोटल सैक जो है थोड़ा सा सिकुड़ कर बॉडी के पास चला जाता है, और गर्मी के मौसम में वो थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन करता है बॉडी से। ठीक है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है, यानी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज। अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जब भी एक फीमेल, एक लेडी अपनी प्रेगनेंसी को एंड करना चाहती है, हम उसे कहते हैं कि वो अबॉर्ट करना चाहती है। अबॉर्शन एक नॉर्मल टर्म हो गया, बट जब हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करेंगे तो वी विल कॉल इट एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलो, अच्छा, हाँ, एक और बात, जैसे जैसे मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ ना, आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लो, अपने पेन्स निकाल लो, और आप साथ साथ में वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। एंड प्लीज मुझे बताना आपने कितने मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ। एंड गिव योर सेल्फ मार्क्स, अपने खुद से ही अपने आप को नंबर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो इससे क्या होगा, मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम गिविंग टू माय स्टूडेंट्स। क्या वो डिफिकल्टी लेवल पर है, क्या वो मॉडरेट या इजी लेवल पर है? वैसे मुझे पता है इन सारे क्वेश्चन का क्या लेवल है, बट मुझे आपसे पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन का आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज डू दिस। Okay, the next question is the genetic disorder caused by an extra copy of chromosome 21 is called dash syndrome. 21st chromosome का जो एक ट्राइसोमी हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाती है, दैट ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम इज नोन एज डाउन सिंड्रोम बच्चों। अब यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है इन डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स, सिम्टम्स नहीं हम बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि क्या फीचर्स हैं इसके, और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक डाउन सिंड्रोम वाला पर्सन कैसा दिखता होगा, उनमें क्या क्या abnormalities पाई जाएंगी। So this is the question. Next one is MCQ. Let's start MCQ. Which of the following statements about pollen pistil interaction and angiosperm is correct? मैंने तो देखो भैया तुम्हें बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझा रखा था इस pollen pistil interaction के बारे में कि कैसे तुम सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग,
बहुत डर लगता है भाई, कभी कभी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है एंड समटाइम्स वॉइस इशू, समटाइम टेक्निकल इशू, ओ माय गॉड, एंड देन माय होल माइंड गेट्स ब्लास्ट। चलो ओके। मैं क्या कह रही थी, मैं तो कुछ कह रही थी ना, चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। विच ऑफ द, हाँ ये इस क्वेश्चन के बारे में, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, क्या बढ़िया एग्जाम्पल देके मैंने समझाया था तुम लोगों को, याद है कुछ? मैंने बताया था ना कि शादी के रिश्ते आते हैं, लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, देन दे टॉक टू ईच अदर, और अगर लड़की को नहीं समझ में आ रहा है, लड़की ने देख लिया है कि भैया ये तो मेरे टाइप का ही नहीं है, हमारी तो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, तो फिर वो रिजेक्ट कर देगी। और यही होता है प्लांट्स में, अ केमिकल डायलॉग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सी क्या क्वेश्चन है और क्या क्या इसके ऑप्शंस है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट pollen pistil interaction, that is good. Let's see, the filiform apparatus in the synergids prevent the pollen tube from entering the embryos sac. इतना गलत ये वाला ऑप्शन था कि मुझे छींक आ गई, मेरे बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है, सोचो। ना ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है ना। फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि एग सेल के दोनों साइड में पाई जाती हैं, वो एक तरह से एग सेल की सखी सहेली जैसा काम करती हैं, जो कि आने वाले पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाती हैं थ्रू अ रिलीज ऑफ सम काइंड ऑफ केमिकल्स। तो पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होते हुए फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू आते हैं ताकि वो एग सेल के साथ मिल सके। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रमोट पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जहां इनकम्पैटिबिलिटी होगी वहां शादी नहीं हो सकती, वहां कुछ नहीं हो सकता भैया, इनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये पॉलन जर्मिनेशन को प्रमोट नहीं कर सकता। pollen pistil interaction involves a chemical dialogue between pollen and pistil component determining compatibility. That is right. तो यहाँ पर आंसर हो गया C. Incompatible pollen always result in successful fertilization due to the absence of pollen tube growth inhibition. बेटा ये misogynist ह्यूमंस नहीं है जो कि इनकम्पैटिबिलिटी इशू होने के बाद भी शादी होने देंगे। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल हो जाता है गलत। इंसानों को ना प्लांट से भी कुछ सीखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। कौन सा ऐसा फेज है जहां पर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया है, एकदम खून के आंसू वो रोई जा रही है। ऑब्वियसली जो मेंस्ट्रुअल फेज होगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला जो टाइम होगा, दैट इज द ओनली फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो रहा है। और सिर्फ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ब्रेकडाउन नहीं होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो रहे होते हैं, म्यूकस की कोटिंग भी शेड हो रही होती है, उसके साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड एग भी रिलीज हो रहा होता है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स दैट आर वीपिंग एंड मोर्निंग फॉर द लॉस। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। अरे मैडम आंसर तो देख लेने दो, हाथ बढ़ाकर लेटेस्ट छुपा रही हो आप। विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। तो समटाइम्स ऐसे केसेस भी होते हैं जब जो मेल का स्पर्म है ना वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है फीमेल को बिकॉज ऑफ सम इशू में भी, या फिर हो सकता है फीमेल को किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी जिससे वो मतलब फर्टिलाइज हो नहीं पा रही है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या करते हैं डॉक्टर्स, एक सिंगल स्पर्म को लिया और उसे इंजेक्ट कर दिया डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में, एंड देन लेट द मैजिक हैपन, एंड देन लेट द यूनिवर्स डिसाइड व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ICSI, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो कोई तामझाम नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेंटर करके रेस वेस नहीं लगाएंगे, एक बढ़िया से स्पर्म को चुना जाएगा कि आप ही हो इस पूरे क्या कहते हैं डेस्टिनी के के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो भी होने वाला है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। उस स्पर्म को चूज किया जाएगा एंड इट विल बी इंजेक्टेड इनसाइड
the cytoplasm of the ovum. So intracytoplasmic sperm injection is the right answer. Next one, which of the following is an example of कोडोमिनेंस? मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस एक ऐसा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जिसमें एक जीन के 2 एलील्स है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मान के चलो 2 एलील्स है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, कोई डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों के ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आप लोगों ने ब्लड ग्रुप सुना होगा ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो है ना, उनमें ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी दोनों के ही मतलब जो एलिल्स हैं वो एक दूसरे के साथ को डोमिनेट करते हैं। चलो, तो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, सो द बी ऑप्शन इज राइट। Next, which of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia? It cannot be treated with iron supplement. Yes, क्योंकि sickle cell anemia एक तरह का genetic disorder है, एक तरह का genetic defect है due to mutation. So it cannot be treated with iron supplement. जो normal anemia होती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो iron supplements लेकर हम formation of hemoglobin बढ़ा सकते हैं and ultimately RBC भी काउंट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। इट इज अ मॉलिक्यूलर डिसीज, दैट इज राइट। इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता है कि जिनको सिकल सेल एनीमिया होती है उनको फिर फ्यूचर में कभी ये मलेरिया नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी हो जाता है सिकल शेप का, जो कि बहुत ही पतले हंसिए जैसा शेप होता है, thus reducing surface area। तो रिड्यूस्ड सरफेस एरिया के वजह से अगर ये ज्यादा हेमोग्लोबिन को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, तो उसके साथ साथ ये मस्कीटो के लिए एक प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन भी नहीं बन पाता है। तो मस्कीटो यहाँ पर आरबीसी में अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मलेरिया का मस्कीटो नहीं, आई एम सो सॉरी, इट्स प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया के, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक एरिया चाहिए आरबीसी में, और वो उन्हें नहीं मिल पाता है इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो अगर वो ज्यादा अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मोडियम उतने के उतने ही रहेंगे इन काउंट, एंड वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, मलेरिया हुआ नहीं हुआ पता भी नहीं चलता। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन आ गया है, द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि 7 सेल हो और 8 न्यूक्लियस हो जाए? हो सकता है। रीजन ये कंसिस्ट करते हैं 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल और एक सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आंसर तो यही लिखा हुआ है, यानी इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऊपर से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मैडम जी के बगल में हम एक टिक मारते हुए आंसर को ए कर देंगे, क्योंकि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो सेंट्रल सेल होता है ना, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, यानी कि उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का अगेन क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन अकर्स व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड्स इन द endometrium of the uterus, the trophoblast layer of the blastocyst attaches to the endometrium and the uterine cells cover it। बिल्कुल सही बात है। ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में जब इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ये मतलब पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट ही यूटरस के अंदर धंस जाता है, घुस जाता है, और उसको चारों तरफ से यूटरस की ही लाइनिंग उसे कवर कर देती है, यूटरस के ही सेल्स उसको कवर कर देते हैं, और ट्रोफोब्लास्ट और यूटेराइन टिश्यूज आपस में मिलकर ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। Next one, MTPs are legalized in India to prevent unwanted pregnancy। Okay, true। MTPs are performed without any restrictions to avoid misuse।
बेटा रिस्ट्रिक्शन होते हैं ताकि मिसयूज ना किया जाए किसी चीज को, राइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। मैडम जी चली गई, इतना मैंने मैडम जी को टोक दिया कि वो अगले क्वेश्चन से चली ही गई, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी मैडम जी। चलो assertion in a monohybrid cross the F1 generation expresses only the dominant trait, yes, expresses only the dominant trait। चलो ट्रिकी है। The dominant allele masks the expression of the recessive allele in the heterozygous condition, absolutely। तो यहाँ पर भी आंसर बेटा हो जाएगा, दोनों assertion and reason true हैं and reason is the correct explanation of assertion, क्योंकि यही कहता है law of dominance। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में फॉर एग्जाम्पल एक टॉल पेरेंट है और एक डॉफ पेरेंट है, उन दोनों का जो बच्चा होगा यानी कि F1 जनरेशन जब होगी फर्स्ट हाइब्रिड की तो वो टॉल निकलेगी, तो वो टॉल निकलेगी, तो एक्सप्रेसेस ओनली द डोमिनेंट ट्रेट, राइट। रीजन क्या है कि डोमिनेंट एलिल रिसेसिव एलिल के एक्सप्रेशन को ढक देता है, मास्क कर देता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, for the MN blood group system the frequencies of MNN alleles are 0.7 and 0.3 respectively. The expected frequency of MN blood group bearing organisms is likely to be 42%, 49%, 9% और 58%। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए ना तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि आप लोगों ने हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन पढ़ तो लिया है लेकिन उसके एप्लीकेशंस नहीं देखे। एप्लीकेशंस मतलब कि वो उस इक्वेशन पर किस तरह का क्वेश्चन आता है और वैसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल करना है, तो वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चैप्टर है इवोल्यूशन और टॉपिक है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसमें ये कहा जाता है कि एक इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा जब तक कि चेंजेस नहीं आ जाते हैं। चेंजेस किस चीज में? एलिल फ्रीक्वेंसी में। तो बहुत ही सिंपल सा ये इक्वेशन है बच्चों, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग पहले खुद करके देखो, अगर आपसे हो पा रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैम वो हार्डी वीनबर्ग वाला क्वेश्चन मुझसे हो गया था, एंड आई विल लाइक दैट कमेंट। चलो इज इक्वल टू 1 ऐसा ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यूज दी गई है, तो हम मान के चल रहे हैं कि दिस इज p, दिस इज मान के क्या चल रहे हैं, m और n एलिल्स है, दो डिफरेंट एलिल्स है, यानी कि p और q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगा हमारा इक्वेशन। तो mn पूछ रहा है आपसे, mn हो गया आपका क्या, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन मायने रखता है, तो हम कर देंगे 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 और इसका आंसर हो जाएगा, मेरी मैथ्स तो बहुत ही बेकार है तो हम तो ऐसे ही करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, 0.21 ठीक है। 0.21 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.42 हमें आ जाएगा, और 0.42 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे आंसर्स आपके परसेंट में हैं, तो आ जाएगा 42%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप चाहो ना, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हो। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपको वैल्यूज दे दिया है PQ का 0.7, 0.3 और आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन की वैल्यू पूछी जा रही है। 2pq के हिसाब से आप मन में लगा लो कि 7 3 21, 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है जो इससे डेविएट कर सकता है? इट्स ओनली 42। तो इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, बट बच्चे फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, और आपको यही मैं सिखा रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लिख कर ले लो, जिन बच्चों के मिड टर्म में इवोल्यूशन चैप्टर आ रहे हैं, हार्डी वीनबर्ग का इक्विलिब्रियम या उसको एक्सप्लेन करना या उसका डेरिवेशन तो नहीं खैर, लेकिन उसके बारे में पूछ लिया जाएगा या इक्वेशन पूछ लिया जाएगा, उस इक्वेशन पे हो सकता है कोई ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए,
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज नोट कर लेना। ओके, नाउ कमिंग टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं एंड आंसर भी यहाँ पर मैं इसलिए लिख कर आई हूँ क्योंकि ना बेटा, चाहे लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, एक टीचर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर पूरा लिख कर बताएगा तो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और लिखते वक्त जो टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का और टीचर का, उसका तो हिसाब ही अलग है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आंसर्स लिख कर लाई हूं ताकि मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकूं आपको, और लिखा हुआ आंसर रहेगा आपके पास, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है। चलिए, मैं साइड हो जाया करूंगी लॉन्ग आंसर के टाइम पे ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको। सो अभी मैं साइड होके आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। एक्सप्लेन द अडैप्टेशंस इन फ्लावरिंग प्लांट टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, प्लांट्स क्यों खुद से ही सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, या उनके अंदर ऐसी अडैप्टेशंस पाई जाती है जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके? क्योंकि प्लांट्स हमारे ही तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर बहुत ही क्लोज रिलेटिव में अगर मेटिंग होगी इन केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो फिर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन लेकर आएगा। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, अगर लगातार क्लोज रिलेटिव में अगर मेटिंग हुई जा रही है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी आने वाले जनरेशन में दोनों पेरेंट के बुरे वाले यानी रिसेसिव एलील्स उभर कर बाहर आ सकते हैं, शफल हो सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल थे जिनके पास डिफरेंट जीन्स थी, जीनिक कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट था, तो पहली जनरेशन में आपको कोई भी बच्चा जो है वो रिसेसिव वाला नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरे वाले जनरेशन में आपको 25% बच्चे रिसेसिव एलील कंटेन करते हुए दिखेंगे। तभी तो हमारे पास 75% और 25% का रेशियो यानी कि 3:1 का रेशियो आता है कि नहीं सेकेंड जनरेशन में। तो अगर उसको आप थर्ड जनरेशन में लेकर जाओगे, फोर्थ जनरेशन में लेकर जाओगे, तो रिसेसिव कैरेक्टर की जो परसेंटेज है वो बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जब एक बहुत ही खराब सी स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो हम नहीं चाहते। सो दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस, राइट। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग मैकेनिज्म है ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके और डिस्करेज कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को, जिसमें सबसे पहला है डाइकोगैमी। आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि अलग अलग टाइम पर, मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, अगर कहीं पे भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो उसको मतलब करना ही पड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन, बट वो भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर एंथर का रिसेप्टिविटी एंथर का मैच्योरेशन यानी कि पॉलन ग्रेन्स जब तक बन रही है, और पिस्टल का मैच्योरेशन या स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है, वो दोनों की टाइमिंग अलग अलग हो। पता चला अभी तो स्टिग्मा तैयार ही नहीं है पॉलन ट्यूब बनवाने के लिए, पॉलन को रिसीव करने के लिए, और तब तक डिहाइसेंस हो गया पॉलन का, तो वो अपने ही फ्लावर पे तो फर्टिलाइज कर नहीं सकता, उसे दूसरे पे ही ट्राई करना पड़ेगा। या अगर वाइस वर्सा केस हो गया कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है लेकिन अभी तक पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ, या रिलीज होके कब का निकल चुका है बाहर, तो फिर ये जो और टाइमिंग होती है ना, ये इनकरेज करती है क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज करती है सेल्फ पॉलिनेशन को, और इसी को हम कहते हैं डाइकोगैमी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज जब सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, यानी पॉलन रिलीज हो गया है बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तो हम उसे प्रोटैंड्री कहते हैं। प्रो का मतलब पहले, और एंड्री वर्ड जो है एंड्रोशियम से रिलेटेड है, दैट इज मेल गैमीट। तो मेल गैमीट का जो रिलीज है, जो फॉर्मेशन है, वो पहले ही हो गया प्रो, ठीक है। या अगर वाइस वर्सा हो गया, पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई और अभी तक पॉलन ग्रेन्स अभी मैच्योर नहीं हुए, तो हम प्रोटोगाइनी उसे कहेंगे। तो आप प्रोटैंड्री प्रोटोगाइनी वर्ड को ध्यान से समझ लेना। हर्कोगैमी इज अनदर अनदर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर इतने अलग अलग पोजीशन में प्लेस्ड होते हैं कि वो चाह कर भी
सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। ठीक है, पता चला स्टिग्मा बहुत ही ऊपर है और एंथर्स एकदम नीचे प्लेस्ड है, तो एंथर एंटी ग्रेविटेशनल होकर ऊपर थोड़ी ना जाएगा, वो अपने आसपास में ही तो फैलेगा और स्टिग्मा जो है वो बची रहेगी, राइट। तो दैट इज हर्कोगैमी। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात भी की थी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, जिसमें जो पिस्टल और पॉलन है ना, वो एक केमिकल डायलॉग के थ्रू एक ऐसा रिएक्शन कॉज करते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि दिस पॉलन इज नॉट सूटेबल फॉर जर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, जर्मिनेट करने से प्रिवेंट करेगा या पॉलन ट्यूब को ग्रो करने से प्रिवेंट करेगा, इंश्योरिंग कि सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल पॉलन ही फर्टिलाइज करे ओव्यूल को। तो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन विच इज अपलॉडेबल। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो अब ना बहुत अब क्या कुछ प्लांट्स ऐसी होती है जो मोनोशियस होती हैं, यानी कि दे हैव सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स। जैसे आप पपाया का ट्री देखोगे, सो यू विल सी कि फीमेल पपाया ट्री इज डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में भी थोड़ी सी, और मेल पपाया ट्री इज डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी। तो आप देखकर पहचान सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जिन घरों में पपाया का फ्रूट होता है ना, यू विल सी कि उनके पास मेल और फीमेल पपाया प्लांट दोनों ही पाए जाते हैं, अलग अलग थोड़े डिस्टेंस में होते हैं, ताकि ये आपस में फर्टिलाइजेशन करके पपाया फ्रूट बना सके। अदरवाइज बन जाता है जिनके घर में फीमेल पपाया प्लांट होती है, अगर कहीं और से पॉलेंस आ गए तो, या फिर डेलिबरेटली ह्यूमंस ने अगर फर्टिलाइज करा दिया तो। ठीक है, प्रिवेंटिंग ऑटोगैमी, डाइशियस प्लांट जैसे कि पपाया have male and female flowers on different plant preventing both autogamy and heterogamy। तो monoecious plant यानी कि bisexual, for example maize have different male और female flowers, लेकिन वो एक ही प्लांट पर होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। सो वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी को ही प्रिवेंट कर सकता है, गिटनोगैमी तब भी पॉसिबल होती है, लेकिन पपाया के केस में ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाती। Now again then there is biotic pollination। फ्लावर्स बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे और नेक्टर रिच होंगे, ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो सके और इंश्योर कर सके कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो ना बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के तरीके या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के तरीके। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन हो जाता है, जहां पर इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है बच्चों के द्वारा। तो टीचर्स, मुझे लगता है कि अगर उनके दिमाग में होगा कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, देखे बच्चों को कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा सा ट्रिक किया जाए, तो ये क्वेश्चन हर एक टीचर के दिमाग में आ सकता है। सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। नाउ the next question is explain the process of oogenesis and the hormonal regulation of the menstrual cycle। one of the most important questions it is। oogenesis वाला जो टॉपिक है ना, that is different from spermatogenesis जो कि मेल्स में होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स भी ये चीज समझते हैं कि बच्चों को स्पर्मेटोजेनेसिस वे इजी लगेगा देन द oogenesis। और मुझसे तो कई सारे बच्चों ने बहुत बार कहा है, मैम oogenesis फिर से समझा दो, फिर से समझा दो, नहीं समझ में आ रहा कब क्या हो रहा होता है, इट इज नॉट क्लियर, है ना। तो मेरे बच्चे तो समझ गए हैं, और आज इस क्वेश्चन के मीडियम से मैं बाकी बच्चों को भी समझा ही दूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चैप्टर से अगर कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है तो वो oogenesis है एंड ऑल्सो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने दोनों ही टॉपिक्स को एक में मर्ज कर दिया है। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। oogenesis का जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बच्चे के फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जब वो बच्ची एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, और फिर उसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ उसका क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव
सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है, ओवरीज डेवलप हो रही होती है, तभी ओवरीज के अंदर इतनी उगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एग मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है जितना उसको आगे के लिए जरूरत है। एंड देन जब उगोनिया का फॉर्मेशन हो गया तो वहां पर डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि सेल्स जो है अब रिपीटेडली डिवाइड करेंगे एंड देन मैच्योर होंगे, ग्रो होंगे साइज में, और फिर कुछ सिलेक्टिव उगोनिया ही प्राइमरी oocytes बन जाती हैं। वो प्राइमरी oocyte में होता है पहला मियोसिस, जो कि अरेस्ट हो जाता है या बंद हो जाता है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 जो कि मियोसिस 1 का पहला स्टेज है। अगर मैं रिपीट करूं तो फिर मैं फिर से बता देती हूँ, सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो मियोसिस में आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, क्यों नहीं मुझे याद आ रहा है, टीलोफेज 1, और फिर वो खत्म। और उसके बाद फिर से मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, जिसमें फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 आ जाता है। अगेन प्रोफेज 1 जो है वो अकेला ही 5 अलग अलग स्टेजेस कंसिस्ट करता है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये तो अगेन बहुत बड़ा फेज है। तो यही सारे फेजेस में से मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 होता है बच्चे के एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फीटल स्टेज में, जब बच्चा एक फीटस है, जब बच्ची एक फीटस है, ठीक है। और स्पर्मेटो कह रही हूँ, दिमाग देखो मेरा कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी oocytes जो है वो इतने डेवलप हो जाते हैं जितने वो प्रोफेज 1 तक बने होते। प्रोफेज 1 वाली स्टेज अरेस्ट हो जाएगी जैसे ही बच्चे का जन्म होने वाला होगा, और बच्चे के जन्म के बाद जब वो बच्ची 10-12 साल की होगी और पहली बार उससे प्यूबर्टी हिट करेगी, तो उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज में जो अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज होता है उसके ग्राफिन फॉलिकल से, वो अनफर्टिलाइज्ड एग बनता है आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस 1। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, जिनमें से एक होती है सेकेंडरी oocyte और दूसरी होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में बहुत डिफरेंस होता है। अनलाइक मेल्स जिनमें इक्वल डिवीजन होती है सेल्स की, फीमेल में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पाया जाता। फीमेल में जो एग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वही फीमेल सारा रिजर्व फूड और सब कुछ कंटेन करने वाली है जो कि बच्चे को बनाने के लिए यूज होगा। बाकी स्पर्म तो सिर्फ अपना मेल गैमीट ही लेकर आ रहा है, सिर्फ एक न्यूक्लियस ही लेकर आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अनइक्वल सेल डिवीजन हो रही होती है कि पोलर बॉडी के नाम पे नहीं कहते, फॉर द नेम से नाम के लिए कर दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम पर एक सेकेंड एग जो है वो रिलीज कर दी और वो डिजेनरेट भी हो जाती है। मेन जो काम है वो करता है सेकेंडरी oocyte, जो कि मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है, जो कि मियोसिस 1 का एट द एंड 2 सेल बनने वाला है। पहला सेकेंडरी oocyte जिसके बारे में मैंने कहा अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, साइज बड़ी होगी, और जो दूसरा है वो है फर्स्ट पोलर बॉडी, बहुत ही छोटी सी साइज और मतलब बिल्कुल नाम मात्र वाली, ठीक है। अब देखते हैं इस आंसर में कैसे इसको फ्रेम किया गया है, ध्यान से देखना। oogenesis स्टार्ट होती है फीटल ओवरी में, यानी कि फीटस स्टेज में, बच्चे के ओवरी में। अब उस टाइम पर इतनी इनफ ओगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है जितना उसको लाइफ टाइम में जरूरत है, एंड दैट ओगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte। मैंने आपको कहा ना सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, और कुछ चुनिंदा प्यारे प्यारे से सेल्स जो है वो प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। वहां प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाएगी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। प्यूबर्टी आने के बाद जो वो प्राइमरी oocyte है, अब वो हर महीने जो है ग्रो कर करके अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर करके सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम रिलीज करती जाएगी हर महीने। पहला से स्टार्ट हो गया और वो 50 इयर्स ऑफ एज तक फीमेल के साथ होता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स
के अंदर जो प्राइमरी oocyte थी वो कंप्लीट कर जाती है मियोसिस 1, जिससे एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, अभी मैंने बताया, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी oocyte है बच्चों, वो चारों तरफ से ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जोना पेलुसिडा लेयर से कवर्ड है। इन ग्राफिन फॉलिकल वही रिलीज होती है ओव्यूलेशन के टाइम पर और अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 2 में। यानी सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हुई ना ओवरी से बाहर, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, वो पहुंची फेलोपियन ट्यूब में। अगर कोई स्पर्म आकर उसे फर्टिलाइज करने आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो सेकेंडरी oocyte वाले स्टेज में ही मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर रिलीज हो जाती है, उसी को हम अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। लेकिन अगर स्पर्म आ गया है बेटा, तो वो जो फीमेल का सेकेंडरी oocyte है दैट इज वेटिंग इन द फेलोपियन ट्यूब, जैसे ही स्पर्म उसके जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, तुरंत उस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और एक ऊटेड और एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। सेकेंड पोलर बॉडी रह गई, मतलब दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जो ऊटेड है वही है फीमेल का मेन ओवम और उसी से फर्टिलाइज होता है स्पर्म का न्यूक्लियस एंड बनाता है एक जाइगोट। ठीक है, अंटिल इट फर्टिलाइजेस, यानी कि meiosis 2 until fertilization forming a ovum and a second polar body and a second polar body। बहुत ही प्यारा सा, देखो कितना अच्छा, आसानी से समझ गए होगे तुम लोग। नहीं समझे तो अब यहाँ देखो फिर से। अब देखो इस चार्ट के मीडियम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। ये ओगोनियम है, यानी प्राइमरी जर्म सेल, जो कि फीटल स्टेज में ओवरी के प्रोडक्शन के दौरान बन गया। अब उसमें हुआ बहुत सारा सेल का ग्रोथ, सेल डिवीजन, एवरीथिंग, और उसमें से कुछ सेल्स जो थे वो थे पोटेंशियल एग मदर सेल, जिनको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। अभी भी वो फीटल स्टेज ही है, चल रहा है। अब उस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 स्टेज होकर वो स्टेज अरेस्ट हो जाएगी तब तक जब तक उस बच्ची का जन्म होकर वो प्यूबर्टी वाले एज में नहीं चली जाती। अरेस्टेड एट 3rd प्रीनेटल मंथ और रीअवेक हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी शुरू होते ही, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट पहले, 14 दिन पहले, क्या होता है, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देगी ना, उनमें से एक है फर्स्ट पोलर बॉडी, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, और दूसरी है सेकेंडरी oocyte, दूसरी है सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte में भी तब तक आगे की स्टेजेस नहीं कंप्लीट होगी जब तक स्पर्म आकर उसे फर्टिलाइज नहीं करता। तो मान लो पहला पीरियड आया उस बच्ची को, सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुई, पीरियड्स में से निकल गया वो बाहर बॉडी के। दूसरे महीने फिर से एक और सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, पीरियड्स आए, फर्टिलाइज नहीं हुआ, चला गया। तीसरे महीने एक और सेकेंडरी oocyte बनकर आ रही है, करते करते मान लेते हैं वो बच्ची 18 साल से ऊपर हो गई है, उसकी शादी हो गई है और अब वो कंसीव करने वाली है। ठीक है, इतने सालों से हर महीने उसके सेकेंडरी oocytes जो है वो रिलीज हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। अब एक महीना ऐसा आता है जिसमें उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं आया, मतलब उसकी पीरियड्स नहीं आए। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, उसके ठीक 14 दिन पहले उसने कंसीव कर लिया होगा। कैसे, स्पर्म एंटर किया और सेकेंडरी oocyte के जोना पेलुसिडा पे पेनिट्रेशन करता है और तभी सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन हो गया और इसी ओवम के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया और इसीलिए अब जाकर इतने सालों के बाद दैट फीमेल इज कंसीविंग विद दिस एग। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे एग खत्म हो गए एक बार कंसीव होने के बाद, नहीं, जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद फिर से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रिज्यूम होगा until the next fertilization। ये हर एक सेकेंडरी oocyte के साथ होगा। ठीक है, चलो, तो oogenesis कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल रेगुलेशन कैसे हो रहा है। भैया फीमेल के हार्मोन्स को समझना ना, इट इज सो ट्रिकी। जितने भी बायो वाले बच्चे हैं, स्पेशली मेल स्टूडेंट्स, अगर तुमने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर हार्मोनल रेगुलेशन समझ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
यू हैव क्रैक्ड इट, मतलब तुम बहुत सारे ट्रिक्स समझ चुके हो कि हाउ टू हैंडल अ फीमेल, वेदर शी इज योर मदर, वेदर शी इज योर सिस्टर, वेदर शी इज योर फ्रेंड और डॉटर और एनीवन। ठीक है, तो ये समझ लो जल्दी से। मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, कितने दिन तक होती है, 28-29 दिन तक, दिन का ये टाइम पीरियड होता है जिसमें ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल फेज से, जो कि कितने दिन तक रहेगा, मान लो आज किसी के पीरियड्स आए हैं, पहला दिन है मेंस्ट्रुअल फेज का, और आगे के 4 से 5 दिन तक उसके ब्लीडिंग फेज रहेगी, यानी मेंस्ट्रुअल फेज रहता है 3 से 5 दिन तक, जिसमें लगातार एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है और बहुत सारे ब्लड वेसल शेड हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। यही रीजन है कि वो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रही होती है। द फॉलिकुलर फेज फॉलोज, जैसे ही ब्लीडिंग होना बंद होता है, द गर्ल इज नाउ फीलिंग फ्रेश, क्योंकि अब फॉलिकल्स बन रहे हैं, छोटे 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 फॉलिकल्स अब और ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल होता है मैच्योर फॉलिकल, जो फटेगा और एग रिलीज होगा। वो एग रिलीज होता है कब, उसमें बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल की ग्रोथ को और ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को, जिससे फॉलिकुलर फेज जो है वो बहुत इजी पीजी सा निकल रहा होता है। और ये दोनों हार्मोन कहाँ से आ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, रीजनरेटिंग द एंडोमेट्रियम, अब देखो इन सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़िया हो रहा होगा, तो पहले दिन से ही काम में शुरू हो गए सबके सब। कौन, सारे हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, जो एंडोमेट्रियम की दुर्दशा हो रखी थी उन 5 दिनों में, उसको फिर से बनाया जा रहा है, उससे फिर से म्यूकस की कोटिंग, ब्लड वेसल का रीजनरेशन, फिर उसके पूरे एंडोमेट्रियम का और फॉर्मेशन, उसे और थिक और स्मूथ बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही कुशनी कुशनी सा बनाया जाएगा। एलएच सर्ज होती है फिर इसके बाद, कब होती है एलएच सर्ज, 5 दिन तो मेंस्ट्रुअल फेज में निकल गए, अगले 5 से 10 दिन का क्या हो गया, 5 से 10 नहीं 5 से 8 दिन क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज हुआ, यानी फॉलिकल्स बने। अब 14वें दिन पर वही ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, ओव्यूलेशन होगी। अब ओव्यूलेशन में होता है एलएच का सर्ज, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल अपने पीक पर होता है, तभी जाकर ये जो क्या कहते हैं ओव्यूलेशन है हो पाती है, यानी कि रिलीज ऑफ एग हो पाता है अराउंड डे 14, ये ट्रिगर करेगा ओव्यूलेशन। अब आएगी ल्यूटियल फेज, एक बार ओव्यूलेशन हो गया, जो बिल्लू है जेल से फरार हो चुकी है, यानी कि हमारी जो एग थी सेकेंडरी oocyte जो थी वो रिलीज हो चुकी है, फेलोपियन ट्यूब में जा चुकी है और वेट कर रही है अपने प्रिंस चार्मिंग के आने का। जब तक वो वेट कर रही है भैया एकदम टिक 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 काउंटडाउन चल रहा है बहुत भयंकर, तो वो है ल्यूटियल फेज, द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ अ फीमेल कैलेंडर। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, गुस्सा आना, बहुत जल्दी ट्रिगर होना, क्योंकि इट इज नेचर, अंदर फीमेल एग ने बहुत वेट कर लिया है, इसीलिए लड़कियों को वेट करना पसंद नहीं है। समझो लड़कों, लड़कियां क्यों इंतजार करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ही बहुत टाइम तक उनके एग सेल्स, उनके सेकेंडरी oocytes वेट कर रहे होते हैं, और समटाइम्स तो कोई स्पर्म आता भी नहीं है, एंड दे हैव टू गेट रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी एंड दे हैव टू एक्सपीरियंस सो मच पेन बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेचर ने इस तरीके से सिंक कर दिया है लड़कियों के ब्रेन को उनके कैलेंडर, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। ओके, सो दैट इज द मोस्ट डेंजरस और ऑफ टाइम जिसको कहते हैं ना। कोई भी अगर अच्छा डिसीजन आप चाहते हो कि आपकी फीमेल फ्रेंड या मदर या सिस्टर या योर डॉटर शुड टेक, दैट शुड नॉट हैपन ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ अ मंथ। इन्वॉल्व करता है कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन। अब देखो हो क्या रहा है, अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद, जो 14 डे ओव्यूलेशन हुई
उसमें नहीं आया उसका प्रिंस चार्मिंग, एंड द एग इज रियलाइजिंग कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, वो आ भी नहीं सकता। अब क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल ने क्या किया है, खुद को डीजनरेट करा दिया है, कॉर्पस लूटियम बन चुका है वो। कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, उसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब यूट्रस को तो नहीं पता है ना बेटा कि स्पर्म आया था या नहीं आया था, हमारी बिटिया की शादी हुई है नहीं हुई है, नहीं पता उसे, ठीक है। एग तो वहां बैठी बैठी फेलोपियन ट्यूब में वेट करती रह गई, स्पर्म नहीं आया, क्योंकि एक टाइम पीरियड ही होता है। 14th डे के अराउंड अगर ओव्यूलेशन हुई है तो जो ओवम है ना वो फेलोपियन ट्यूब में सिर्फ 24 to 48 आवर्स ही वेट करती है, उससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं है वेट करने की। भले वो ऐसी कुंवारी रह जाएगी पर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो नाउ एग धीरे 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 ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स यूट्रस, क्योंकि नाउ शी हैज रियलाइज कि अब उसे विदाउट फर्टिलाइज होना ही बाहर निकलना पड़ेगा बॉडी के। नाउ शी इज नॉट अलाउड टू स्टे इनसाइड द बॉडी, और लेकिन ये बात अभी तक एंडोमेट्रियम को पता नहीं है। तो आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज, जो लूटियल फेज आता है वो बहुत कंफ्यूजिंग फेज होता है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी, क्योंकि उधर एंडोमेट्रियम तैयारी कर रही है इम्प्लांटेशन की, प्रेगनेंसी की, इधर ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन चुके हैं ताकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर सके। प्रोजेस्टेरॉन लगातार ब्लड वेसल्स बनवा रहे हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि बच्चे को कैरी करना पड़ेगा ना 9 महीने, और यहाँ पर कोई चांस नहीं है अब कि वो 9 महीने का वो जो फेज होगा वो कभी आएगा, ठीक है। और जैसे ही लूटियल फेज खत्म हुआ, एग पहुंच जाती है एंडोमेट्रियम में। नाउ कितना ही प्रोजेस्टेरॉन का सर्ज होगा ना, प्रोजेस्टेरॉन एक लेवल तक बढ़ेगी सिंस द टिल द लूटियल फेज, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन होना शुरू करेगी, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन अगर हुआ होता, बच्चा बन रहा होता, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती, लेकिन अब वो ड्रॉप करेगी डाउन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप डाउन होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एकदम से शेड होने लगती है, सारे ब्लड वेसल्स टूटने लगते हैं, म्यूकस सारा का सारा निकल रहा है, और उसके साथ साथ रोती हुई सी हमारी सेकेंडरी oocytes, हमारी एग जो थी वो भी बॉडी के बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है। And that marks the first day of the menstrual phase. Secreting progesterone to maintain the endometrium. If fertilization does not occur, the corpus luteum degenerates, जिससे फिर से menstruation आ जाता है, and हेंस ये सारे हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसीलिए कहते हैं कि फीमेल में हार्मोनल मेंटेनेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन की इधर उधर हेरा फेरी अगर हो गई, अगर ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हो गया, तो एक तो फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, पीसीओएस है, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें, और अगर उससे वो बच भी जाती है तो उसके मूड स्विंग्स उसका जीना हराम कर देते हैं। So, इस क्वेश्चन के एंड में I would just say that try to understand the females around you. Every female has their own story, and support them and love them. Be kind. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेस, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs। तो क्या कॉज है STI का? पहले STIs कौन कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू दी अदर। और कुछ जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस है, वो इन्फेक्टेड नीडल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मदर से फीटस में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर इन्फेक्शन वाला वो केस है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे अगर STI को ट्रीट नहीं किया गया? अच्छा, कुछ जगहों पर STDs लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। कुछ जगहों पर VDs लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, वेनेरियल डिजीजेस, VDs, ये सब एक ही बात है। कैन कॉज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID जिसको बोला जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि दोज एरिया दैट इज सराउंडिंग योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, एंड दैट बॉडी पार्ट इज रूनिंग।
अबॉर्शंस हो सकते हैं अगर एसटीडीज ट्रीट नहीं हुए हैं तो, स्टिल बर्थ्स यानी मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यूट्रस के अलावा बॉडी के किसी और पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाना, इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा ही ना होना, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स होते हैं इचिंग, डिस्चार्ज, पेन, मे बी माइनर और एब्सेंट, कभी कभी ये सारे सिम्टम्स नहीं भी दिखते, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, स्पेशली इन फीमेल्स, डिलेइंग डिटेक्शन ड्यू टू सोशल स्टिग्मा। तो बहुत लोगों को बहुत माइनर से सिम्टम्स आते हैं एंड दे इग्नोर दैट, वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि लैक ऑफ हाइजीन हो गया होगा, इस बीच ऐसा कुछ हो गया होगा, आई वुड नॉट हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ प्रॉपरली, ऐसा कुछ सोचकर दे डिले डायग्नोसिस और इसके वजह से काफी लेट हो जाती है। चलो देन प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसे? सबसे पहले अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, कॉन्डम्स यूज करना चाहिए हमेशा ड्यूरिंग क्वाइटस, और थोड़ा सा भी हिंट या फिर साइंस मिलने पर ऑलवेज ट्राई फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो। ठीक है, मैं ना एक दिन ऑटो से जा रही थी ऑफिस और मैंने उस ऑटो में एक वो देखा, एक पैम्फलेट देखा जिसमें किसी बाबा का नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये बीमारी ठीक कर देंगे, और वो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा था बट सेंस उसका एसटीडी ही था। यानी कि एसटीडी जैसी जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती है, वो ठीक करने का दावा एक बाबा कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि यार ये पैम्फलेट तो होने ही नहीं चाहिए, कौन छाप रहा है इसे और कौन छपवा रहा है इसे, और अगर उसमें नंबर्स दिए हुए थे, मेरा तो मन कर रहा था आई शुड हैव यू नो कॉन्टेक्टेड टू द पुलिस और समथिंग, बट फिर मैंने सोचा कि दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसीलिए जरूरी है एजुकेशन, इसीलिए जरूरी है सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना टीचर्स को, लोगों को, है ना, अवेयर करना कि ऐसे लोगों से 2 गज 10 गज की दूरी बनाकर रखें जो इस तरह के दावे करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर गोइंग टू डू समथिंग मोर हार्म देन द एग्जिस्टिंग यू नो पोटेंशियल डिजीज वॉट एवर यू हैव, उससे ज्यादा हो सकता है वो तुम्हें हार्म कॉज कर सकते हैं, और अपने पैसे बनाएंगे, भाग जाएंगे, तुम ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें ना बहुत दूर रहना चाहिए। इट इज सो स्कैरी कि बताते वक्त भी मुझे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं कि जो भी उनके ट्रैप में फंस जाते होंगे, हाउ दे वुड हैव मैनेज टू यू नो कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। चलो, ट्रीटमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर इफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड। RCH program is child health reproductive and child health care program that prioritize prevention and early cure to reduce STI impact। तो जिस तरह से आपको मैं समझा रही हूँ उस तरह से ये प्रोग्राम्स और अलग अलग तरह के NGOs, अलग अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होती हैं जो लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए लगातार कोशिशें करती रहती है, और फिर भी कुछ लोग जो हैं वो ऐसे बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है। Discuss the chromosomal theory of inheritance and its experimental verification। बहुत important है भैया, this is so important question। मैं बता नहीं सकती कितने बच्चे हैं अभी भी जिनको नहीं क्लियर हो पा रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और जबकि ये इतना आसान है कि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ समझाने या समझने के लिए। मेंडल ने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं बच्चे में, वो एक जीन्स में पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं, और सही बात थी। और यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी वही बात की जा रही है कि अरे तुम कह रहे हो जीन में पाए जाते हैं, मैं भी कह रहा हूँ जीन में पाए जाते हैं, बट वो जीन डीएनए का पार्ट होती है और डीएनए क्रोमोसोम्स में है। तो क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम लेकर जा रहा है तभी तो वो जीन भी उसके साथ साथ जा रहे हैं। बस यही है पूरी कहानी।
जो लोगों को नहीं समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, वन शॉट है इस चैप्टर का आपके पास, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है। या तो कमेंट में पिंड होगा वो कमेंट जिसमें वो लिंक आपको मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक। तो जाकर जिस भी चैप्टर में दिक्कत है, जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में दिक्कत है, उसमें से ना अगर तुम्हें ये टॉपिक नहीं आ रहा तो तुम पूरा वन शॉट देखो, मत देखो पूरा वन शॉट, जस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो आइडिया मिलेगा ना उस चैप्टर का। चलो, तो द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जिसको सटन एंड बोवेरी ने प्रपोज किया था, वो कहते हैं कि जीन्स लोकेटेड है क्रोमोसोम में, और जब मियोसिस के टाइम पर सेग्रीगेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो वही तो एक्सप्लेन कर रहा है मेंडल के लॉ को। ठीक है, क्रोमोसोम्स लाइक जीन्स वो भी पेयर में पाए जाते हैं, वो भी सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किए जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जीन्स ही हेरिडिटी कॉज कर रहा है? व्हाई नॉट वी आर सेइंग दैट क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी? थॉमस हंट मॉर्गन ने वेरीफाई किया था ड्रोसोफिला में, जब उन्होंने सेक्स लिंक ट्रेट्स को, जैसे वाइट आइज ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने की, और उन्होंने देखा कि हिज डाइहाइब्रिड क्रॉसेस शोड कि जो लिंक्ड जीन्स थे वो सेम क्रोमोसोम से डेविएट हो रहे थे रेशियो में, दैट इज सपोर्टिंग द थ्योरी। ये 1 रेशियो नहीं होगा, ये होगा 9:3:3:1 का रेशियो। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो दिया था वो था 9:3:3:1। लेकिन जब थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ जीन्स जो हैं वो आपस में इतने लिंक्ड हैं कि वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे अच्छे से, और जिसके वजह से उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो 9:3:3:1 से अलग आ रहा है, डेविएट कर रहा है। सो देन ही एक्सप्लेन्ड एंड डिस्क्राइब्ड दिस थ्योरी कि ये सच में होती है। Okay, based on your understanding of genetic code, explain the formation of any abnormal hemoglobin molecule. What are the known consequences of such a change? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। डिफेक्ट जो कि सब्स्टिट्यूशन से होता है, सब्स्टिट्यूशन यानी इसके जगह कुछ और आ गया है ना। ट्रांसवर्जन हम कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड का बाय वेलाइन, ये आ गया, वेलाइन आ गया। सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हम सबको पता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के 4 चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो बीटा चेन का जो 6th पोजीशन है, वहां पर ग्लूटामिक एसिड के जगह वेलाइन आ जाने पर ही ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर डिजीज कॉज हो जाता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट करता है एक सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन में। सिंगल बेस सोचो, बस AU का डिफरेंस आ रहा है और कुछ नहीं। एट द 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG से GUG, तो AU का बस डिफरेंस है, और सोचो एक पूरा का पूरा इंसान जिंदगी भर एक बीमारी से ग्रसित रहता है। जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, जिसमें म्यूटेशन आई, GAG के जगह GUG मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपको पता है, मोनोमर यूनिट जब पॉलीमर्स बनते हैं, दैट प्रोसेस, वो उनका कंडेंस होना, दैट इज पॉलीमराइजेशन। वो लो ऑक्सीजन टेंशन में हो रहा होता है, कम ऑक्सीजन है, जिसके वजह से पूरी की पूरी RBC का शेप ही चेंज हो गया, बाइकॉनकेव से सिकल जैसा हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि हीमोग्लोबिन म्यूटेंट हो गया। हीमोग्लोबिन के म्यूटेंट होने के वजह से ऑक्सीजन वो ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से, बहुत ही कम ऑक्सीजन के वजह से RBC का शेप चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम इस बीमारी को सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। सिकल शेप का रेड ब्लड सेल ऑब्स्ट्रक्ट करता है कैपिलरीज को, और ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बॉडी के ऑर्गन्स में, जिससे दर्द होना, पेन, नेक्रोसिस और ऑर्गन डैमेज भी हो सकती है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। बच्चों को इसमें भी बहुत दिक्कत आती है, बट मैं आप लोगों को दिक्कत नहीं आने दूंगी। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन, और बच्चों को नहीं समझ आता फाउंडर्स इफेक्ट क्या है, तो स्टे ट्यून, अभी बताती हूँ। तो बेटा एक पॉपुलेशन है, उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया यहाँ पर रहना, यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया है, हम में से कुछ लोग चलते हैं किसी नई जगह को बसाने, और वो उस पॉपुलेशन को छोड़कर किसी नई जगह पर चले जाते हैं। वहां पर हो सकता है कि और भी नहीं नए लोग होंगे, और वो जब गए तो उस नए पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो इतनी अलग सी हो गई, वो इतनी डिफरेंट हो गई कि वो अपनी एक अलग स्पीशीज ही बना लिए। तो जिस जगह से ड्रिफ्ट होकर निकलकर ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकलकर जो लोग दूसरे पॉपुलेशन में जाकर एक नया वेरिएशन लेकर आए कैरेक्टर्स में, उसी ओरिजिनल पॉपुलेशन को हम कहते हैं फाउंडर, और इसी इफेक्ट को हम बेटा फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। क्या ये समझना ज्यादा मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो। तो चलो इसको किताबी भाषा में, बुकिश लैंग्वेज में एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। Sometimes change in allele frequency is so different in the new sample of population कि वो they become different species. So clear? Right? स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिनको फाउंडर बोला जाता है, एक बहुत छोटा सा पॉपुलेशन था, वो फाउंडर थे। उन्होंने अपना हैबिटेट छोड़ दिया, वो किसी नए हैबिटेट में चले गए। अब वहां नए हैबिटेट में वो जो पॉपुलेशन थे यानी फाउंडर्स थे, उन्होंने अलग अलग तरह की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन में जहां पर उनका पुराना हैबिटेट था, वहां पर जैसी उनकी जेनेटिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी, वहां पर जो उनका जीनोटाइप था उससे काफी अलग अब उस नए हैबिटेट में उनका जीनोटाइप है, और इसी से वेरिएशन आ गया, इसी से वेरिएशन आ गया। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी वो बन गई फाउंडर, और इस इफेक्ट को हमने कह दिया फाउंडर्स इफेक्ट। दैट इज द ओनली आंसर। बस और कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में, यू जस्ट हैव टू राइट दिस एंड यू आर गुड टू गो, यू विल गेट ऑल द मार्क्स। इसको समझ लो अच्छे से। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इवोल्यूशनरी स्टोरी moths in England during industrialization reveals that evolution is apparently reversible. अब इसे क्लैरिफाई करो। हाँ सही बात है, सही बात तो है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ज्यादा पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, तो लकड़ियों के ऊपर व्हाइट मॉथ्स बैठ सकते थे आसानी से, क्योंकि उन लकड़ियों में लगे थे लाइकन्स। लाइकन्स होते हैं बहुत लाइट कलर के, व्हाइटिश कलर के होते हैं, और उनके ऊपर व्हाइट मॉथ्स बैठते थे। तो उसके प्रेडेटर को दिखता ही नहीं था कि यहाँ पर मेरा शिकार है, तो वो सारे ब्लैक मॉथ्स को खा जाते थे, क्योंकि लाइकन के ऊपर ब्लैक मॉथ्स बैठेंगे तो वो तो साफ साफ दिखेंगे, तो वो शिकार हो जाते थे प्रेडेटर्स का, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाती थी। सो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, पोल्यूशन बढ़ा तो लाइकन की ग्रोथ खत्म होने लग गई, और लाइकन की ग्रोथ खत्म हुई तो जो बैकग्राउंड कलर है वो वापस से क्या हो गया? ब्लैक हो गया, क्योंकि ट्रीज के जो बाग होते हैं वो ब्राउनिश ब्लैकिश से होते हैं, डार्क कलर होते हैं। अब उस डार्क कलर के बाग में जब व्हाइट मॉथ्स बैठने लगे तो वो ज्यादा दिखने लग गए प्रेडेटर्स को, और उनको लोग खाने लग गए। जितने भी ब्लैक मॉथ्स थे वो कैमोफ्लैज हो गए, वो बच गए, क्योंकि वो दिखे ही नहीं उन प्रेडेटर्स को। और इससे एकदम से शिफ्ट आया। So in a collection of moths made in 1850s, यानी before industrialization set in, ये observe किया गया था कि that there were more white winged peppered moths, जिसको scientifically Biston betullaria बोला जाता था, on trees than dark winged या melanized moths, जिसे Biston carbonaria बोला जाता था। However, जब collection carried out हुई same area में after industrialization यानी during 1920s, there were more dark winged moths in the same area. The proportion was
रिवर्स, प्रोपोर्शन रिवर्स हो गया था। ये तो एक फैक्ट वाली बात बता दी गई, बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इवोल्यूशन अपेरेंटली रिवर्सिबल होता है। तुमने ये एग्जाम्पल देकर बता दिया, बट कैसे? Before industrialization set in, thick growth of almost white colored lichen covered the trees. जो मैंने तुम्हें समझाया है उसी का ये बुकिश लैंग्वेज है, अगर याद करना है तो कर लो, बट समझने के लिए तुम्हें मुझे ही रेफर करना पड़ेगा। In that background, the white-winged moth survived, but the dark-colored moth were picked out by the predator. लाइकन को यूज किया जाता था इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह, आपको पता ही है ये बात। दे विल नॉट ग्रो इन द एरिया जहां पर पोल्यूशन होगा। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड यानी आफ्टर इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड और पोल्यूशन बढ़ गया, द ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स। इस कंडीशन में जितने भी व्हाइट विंग मॉथ थे वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि प्रेडेटर्स उनको पिक कर ले गए। डार्क विंग्ड और मिलेनाइज मॉथ जो थे वो सरवाइव कर गए, इसीलिए मॉथ्स दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ यानी हाइड इन द बैकग्राउंड वो सरवाइव हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट होती है बाय द फैक्ट दैट इन द एरियाज जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी यानी कि रूरल एरियाज में काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ्स कम होगी। ये शो करेगा कि मिक्स पॉपुलेशन में दोस्त कैन बेटर अडेप्ट, वो सरवाइव होंगे और पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज कर जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आप लॉन्ग आंसर टाइप में लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप में लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जितने नंबर का पूछा जाए उतना ही लिखना, उससे ज्यादा भर भर के मत लिखना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जितना पूछा जाए उतना ही ज्ञान दिया करो, उससे ज्यादा किसी को भी फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए। उसी तरह पे यहाँ पर है, जितना भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और रोल इन इंश्योरिंग सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बहुत बारी बोल दिया है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आता है क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, तो देख लो भैया कि कैसे हो रहा है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये एक डायनामिक प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है बच्चों, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस जिसमें पॉलन और पिस्टल के बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग डिलीवरी हो रही होती है, यानी कि सम केमिकल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन हो रहा होता है जिससे वो अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। बेसिकली स्टिग्मा यानी कि पिस्टल अपनी कंपैटिबिलिटी उस पॉलन के साथ है कि नहीं वो चेक कर रही होती है। तो जब पॉलन लैंड होगी स्टिग्मा पे ड्यू आफ्टर पॉलिनेशन, पिस्टल रिकॉग्नाइज कर जाती है अपने कंपैटिबल पॉलन को, जो उसका पसंदीदा पॉलन है वो उसे पहचान लेगी और अलाउ करेगी कि यस पधारो हमारे घर। तो वो कहेगी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कराओ, जाओ हमारे ओव्यूल के पास। पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा थ्रू द स्टाइल और गाइड होगे बाय स्टिग्मा के सिक्रीशंस। पॉलन ट्यूब एंटर होगा ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू और सिनर्जिड के थ्रू, जिससे दो मेल गैमीट रिलीज होगी ताकि वो डबल फर्टिलाइजेशन कर सके। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन से मुझे याद आया कि यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में, तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उसे एक तरह से सॉर्ट ऑफ चेक कर सकूं दैट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, एंड देन नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे भी डिस्कस करूंगी आपके लिए। चलो, देन इनकम्पैटिबल पॉलन अगर डस्ट हो चुका है स्टिग्मा के ऊपर तो वो फौरन ही तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जर्मिनेशन इनहिबिट रोक दी जाएगी या ट्यूब ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। मतलब कि अगर पिस्टल ने ये देख लिया कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रही हैं, इनकम्पैटिबल है ये पॉलन, देन दे विल नॉट अलाउ दैट पॉलन टू जर्मिनेट और ग्रो द पॉलन ट्यूब इनसाइड देम। दिस इंटरैक्शन एंश्योर्स कि सिर्फ कंपैटिबल पॉलन ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी लेकर आ सकता है, जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होती है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के टेक्निक में भी ये वाला पार्ट आप इसीलिए इंक्लूड कर रहे थे। चलो भैया, चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लैक्टेशन इन ह्यूमंस। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है,
है ना, जेस्टेशन पीरियड इज जस्ट अबाउट टू एंड, फीटस फुल्ली डेवलप्ड है। अब फीटस ने एक ऐसा रिफ्लेक्स इजेक्ट किया जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिससे सीधा सिग्नल गया मैटरनल पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाती है थोड़ी। ऑक्सीटोसिन रिलीज होते ही एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन आता है मदर के यूटरस के मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स में, और वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत विगरस है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बिल्कुल इस तरीके से फोर्स हो रहा है मसल अंदर की तरफ, और जाहिर सी बात है अंदर एक बड़ा सा बच्चा है, उसके बाहर एकदम चारों तरफ लेयर में अगर पुश किया जाएगा मसल्स को तो दर्द तो होगा ही। तो पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द फीटस आफ्टर अ 9 month जेस्टेशन पीरियड, जो कि एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये वर्ड लिख लेना, ये जो टर्म है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नल आता है फीटस से और प्लेसेंटा से, ट्रिगर करेगा एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिससे ऑक्सीटोसिन का रिलीज स्टिमुलेट हो जाएगा मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन एक स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगी, जिससे आगे और ऑक्सीटोसिन का रिलीज, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ना, उससे ऑक्सीटोसिन भी और ट्रिगर होती है, ऑक्सीटोसिन और रिलीज हो रही है। जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है उतना विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जितना विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है। इट इज लाइक अ नेवर एंडिंग लूप। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी कोई मतलब प्रेग्नेंट वुमन लेबर में होती है तो उसका जो लेबर पेन है वो रिड्यूस नहीं होता या वो स्टेबल नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। तभी आप ना लेबर में चीखें आप लगातार सुनते जाते हो और चीखें और बढ़ती जाती है जब तक पार्चुरेशन ना हो जाए, बिकॉज द पेन एक बार स्टार्ट हुआ तो इट एक्सेलरेट्स, इट डज नॉट डिक्लाइन, इट डज नॉट गेट स्टेबल, इट विल एक्सेलरेट, थोड़ा स्लो, मे बी थोड़ा ज्यादा, मे बी स्लो, लेकिन वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअस होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली ये ऑक्सीटोसिन आ रही है, ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और ऑक्सीटोसिन आ रही है, लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा थ्रू द बर्थ कनाल, जिसके वजह से फाइनली सर्विक्स जो है वो वाइड हो जाएगा, बच्चा जो है बाहर निकल जाएगा। लैक्टेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो विद इन फ्यू आवर्स मदर का जो मेमोरी ग्लैंड है इट सिक्रीट्स अ काइंड ऑफ येलोइश फ्लूइड, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। लैक्टेशन है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड स्टार्टिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जो इनिशियल मिल्क होता है, शुरुआती मिल्क, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। रिच होता है एंटीबॉडीज में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करते हैं ताकि इनिशियल मंथ्स में बच्चा जो है वो काफ़ी हेल्दी हो और ग्रोथ उसकी अच्छी हो और इन्फेक्शन से वो रेजिस्ट कर सके, क्योंकि माँ के उस कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज बच्चे में डिफेंस सिस्टम मेंटेन करने का काम करती है। तो छोटी मोटी बीमारियां जो बच्चे को हो सकती है, क्योंकि बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है, वो उस बीमारी से उसकी बॉडी लड़ पाएगी क्योंकि वो अपने माँ से एंटीबॉडीज पा रहा है। Now discuss the assisted reproductive technologies art available to address infertility। अब देखो पूरा का पूरा यहाँ पर सारे आर्ट के टेक्निक्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तुमसे हो सकता है किसी एक टेक्निक के बारे में पूछ लिया जाए, तो दिस इज लाइक ऑल इन वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आर्ट का जो टेक्निक है वो सिर्फ इनफर्टाइल कपल के लिए होता है जो खुद से बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सबसे पहले आईवीएफ नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओवा और स्पर्म को लैबोरेटरी कंडीशन में, एक सिमुलेटेड कंडीशन में फर्टिलाइज किया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है, उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर ऑफ जाइगोट टू फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज जिफ्ट। ये होता है लगभग 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में, और अगर उसे सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करना हुआ तो होगा आईयूटी, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, और ये होगा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में, नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यू नो दैट। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो जिनमें गैमीट प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, जो गैमीट खुद का नहीं बना पाते, तो ऐसे में ओवम लिया जाता है डोनर से
और उसे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, जो अपना खुद का ओवर नहीं बना सकती, लेकिन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट वो खुद करवा सकती हैं। डिस्कस द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके ऊपर अभी हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था, शायद फिल इन द ब्लैंक्स का। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा ओवम में इन अ लैब, ताकि एम्ब्रियो बन सके। मेल इनफर्टिलिटी लाइक लो स्पर्म काउंट में ये काफी हेल्पफुल होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, सो सीमेन लिया जाएगा हस्बैंड या डोनर से और फीमेल के वजाइना या यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन intrauterine insemination to aid conception in cases of insemination difficulties. Sometimes पीनस में कोई और दिक्कत आ जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा इशू आ जाता है, जिसमें मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टेक्निक को यूज किया जाता है। नाउ दीज टेक्निक्स रिक्वायर हाई प्रिसीशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो मे बी द टीचर वोंट गेट इट कि व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टेक्निक। काफी हाईली प्रिसाइज्ड होना चाहिए, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की नीड होती है, इसीलिए ये टेक्निक्स भी काफी महंगे होते हैं। इंडिया में बहुत कम सेंटर्स ही ऐसे अवेलेबल है जहां पर ये परफॉर्म कराया जाता है। कई सारे इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स हैं जिससे लोगों को फेस करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। सो अडॉप्शन में बी अ गुड ऑल्टरनेटिव, क्या कहते हैं, अ गुड ऑल्टरनेटिव टू get children, to have children, and legal adoption remains a viable alternative. Okay, now the next question is describe the genetic basis and symptoms of any two Mendelian disorder. तो दो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि दोनों ही काफी फेमस हैं, वो है एक हीमोफीलिया और एक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हीमोफीलिया पर भी अब हम बात कर लेते हैं। सो हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो कॉज होगा बाय म्यूटेशन एक्स क्रोमोसोम में अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। मेल्स जिसमें म्यूटेंट एलील है वो शो करेंगे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर कट। कैरियर फीमेल में पास इट टू सन, सिम्टम इंक्लूड करती है एक्सेसिव ब्लीडिंग। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ। एक्स क्रोमोसोम में एक जीन अफेक्ट हो जाती है और इसीलिए इसे कहा जाता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कुछ पॉइंट्स में वर्बली आपको बता रही हूं, आप लोग नोट कर लेना। अब फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के पास अगर ये डिफेक्टिव जीन वाला एलील है तो फिर वो फीमेल होगी हीमोफिलिक, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम हो सकता है अफेक्टेड हो, तो वो कैरियर बन जाती है, वो हीमोफिलिक नहीं होती। लेकिन मेल में अगर एक भी ऐसा एलील आ गया तो वो हीमोफिलिक होगा, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो उसे फादर से तो नहीं मिल सकता ये हीमोफीलिया का जीन, लेकिन उसे मदर से, कैरियर मदर से तो जरूर मिल सकता है। इसीलिए अगर किसी की फैमिली में कोई फीमेल है हीमोफिलिक, तो इट इज इट हैज टू बी नोटेड कि उसके आने वाले जनरेशन में लोग कैरियर भी हो सकते हैं और लड़के तो बिल्कुल हेमोफिलिक हो भी सकते हैं। 50% चांसेस हो जाते हैं हेमोफिलिक होने का। ओके, डिस्क्राइब ओके सेम क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों में इक्वल चांसेस हो जाती हैं इसको, इस बीमारी के होने की। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक सिंगल बेस पेयर जो है वो हेराफेरी उसकी हो गई है इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, सब्स्टिट्यूटिंग ग्लूटामिक एसिड विथ वलाइन। होमोजाइगस जो है यानी HBS उनके पास सिकल शेप की RBC हो जाती है, जिससे उनको अनीमिया होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है।
जो हेट्रोजाइगोट होते हैं वो होते हैं HbA और HbS, वो कैरियर कहलाते हैं। और जिनके पास HbA है दे आर वेरी नॉर्मल, they don't have any allele associated, they don't have any point mutation or any defect associated with sickle cell anemia. चलो देन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इन द मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि इस बार मिड टर्म में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। आई डोंट नो व्हाई, ये देख लो तुम, ठीक है। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन दोनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो कराया जिसमें हेवी आइसोटोप को यूज किया गया था, नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप को यूज किया गया था, 15N को यूज किया गया था एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। रिजल्ट ये था कि 15N उनके न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, क्योंकि उसको एज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ही दिया जा रहा था अगली हर जनरेशन में, ठीक है। ये हेवी डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश हुए नॉर्मल डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद सीजियम क्लोराइड मीडियम में। डेंसिटी ग्रेडियंट 15N is not a radioactive isotope and it can be separated from 14N only based on densities. तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस तरीके से आने वाले जनरेशन में जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का, वो सेमी कंजर्वेटिव है। इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए इन्होंने दिया था, मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। Next question. Define a cistron giving example, differentiate between monocistronic and polycistronic transcription unit. बहुत आसान है ये भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को एमबीआई चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत की बात ही नहीं है जब चैप्टर इतना आसान है तो। अब देखो डीएनए के पास होता क्या है, डीएनए के पास होते हैं जीन्स, डीएनए के अलग अलग सेगमेंट में जीन्स हैं। That genes are containing some kind of information regarding some of the characteristic features. Okay. उनमें है information for entire polypeptide या trait, यानी कि किसी कैरेक्टर के प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है डीएनए में, डीएनए के एक पोर्शन में, हम उसी को कह रहे हैं सिस्ट्रॉन, हम उसी को कह रहे हैं सिस्ट्रॉन। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding a polypeptide, जो स्ट्रक्चरल जीन होती है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, उसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कह सकते हैं, क्योंकि एक डीएनए में बच्चों कई सारे जीन्स है ना। एक डीएनए में कई सारे जीन्स है, यहां से यहां हो सकता है कोई और जीन हो, यहां से यहां 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 कोई और जीन हो, तो ये पूरा तो सिस्ट्रॉन कहला रहा है ना, पोर्शन ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर एंटायर पॉलीपेप्टाइड या ट्रेट, इसी को हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। लेकिन एक सिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉनिक तब होगा जब वो एक स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट बनेगा, मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी कि इस जगह से इस जगह तक ट्रांसक्रिप्शन होनी है, डीएनए से आरएनए बनना है। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है, वो स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाएगी, क्योंकि वो एक जीन है, यानी कि वो एक सिंगल सिस्ट्रॉन का पार्ट है, दैट इज हैविंग और दैट इज कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, है ना। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ज्यादातर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, मतलब जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं
उनमें सीक्वेंस जो होता है कोडिंग का वो इंटरप्टेड होता है। हो सकता है दिस पार्ट डज नॉट कोड एनीथिंग, तो ये जीन ही नहीं है। जीन्स इन यूकैरियोट्स स्प्लिट होती हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाती हैं। तो कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस सीक्वेंस को हम एक्सॉन कहते हैं। मान लो यहां से यहां तक हम कोड कर सकते हैं, यहां से यहां हम कोड कर सकते हैं, ये कोडिंग सीक्वेंस हो गया, दिस विल बी नोन एज एक्सॉन। और ये वाला नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक्सॉन्स वो है दैट अपीयर इन मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है। ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है? एक स्ट्रक्चरल जीन की होती है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, और उसका अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है यानी कि आरएनए बना है तो वो ही एक्सॉन है, वो सिस्ट्रॉन का एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन्स इंटरप्ट होते हैं इंट्रॉन से। इंट्रॉन्स या इंटरवेनिंग सीक्वेंस किसी भी मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं आते। ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, लेकिन यहां से लेकर यहां तक पूरा सिस्ट्रॉन है। पर ये सिस्ट्रॉन इंटरफियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे ना, क्योंकि बीच में तो ये बेकार सी चीज आ गई कुछ। अब उस सिस्ट्रॉन में ये वाला पार्ट कोड कर सकता है, एक्सॉन कहलाएगा। क्योंकि ये कोड कर सकता है तो ये ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में। तो जो पार्ट आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है वी कॉल इट एज एक्सॉन, और जो नहीं होता ट्रांसक्राइब आरएनए में वी कॉल इट एज इंट्रॉन्स। तभी तो इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है, एंड देन वी गेट अ परफेक्ट ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। चलो, now the next question is name the law that states that the sum of allelic frequencies in a population remains constant. What are the 5 factors that influence these values? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? हार्डी-वीनबर्ग लॉ। देखो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे वो सब लेकर आ गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हार्डी-वीनबर्ग लॉ आ सकता है, उससे मैंने बड़े आंसर्स, बड़े क्वेश्चंस भी मैं लेकर आ गई। पढ़ लेना बेटा। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में है, एक पॉपुलेशन है उसमें इसका एलिल, इसका एलिल, इसका एलिल, तो एक ही तरह का एलिल का कितना फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन में, दैट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसी, रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे वो पॉपुलेशन कितना ही आगे बढ़ जाए, अगर उस पॉपुलेशन में अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, उतने ही लोग हैं, तो उसके आने वाली जनरेशन में भी तो वही सारी एलिल्स पाई जाएंगी, यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहेगी जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। 5 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, यानी कि वो कांस्टेंट जो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो तभी डिस्टर्ब होगा जब जीन माइग्रेशन होगा, ठीक है, माइग्रेट कर गए, या जीन का फ्लो हो गया एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, या म्यूटेशन हो गई, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ गया, या नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो ये 5 लॉज, ये 5 फैक्टर्स आपको लाइफ में कभी नहीं भूलने। ये मैंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते वक्त भी बच्चों को बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, और आया भी था। वी हैव दैट प्रूफ एवरीवन। सो दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लो एंड देन वी आर गुड टू गो। State and explain any 3 factors affecting allele frequency in population। उसी से रिलेटेड, उसी का एक लॉन्गर वर्जन है जिसमें हम कुछ फैक्टर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है? जब एक पॉपुलेशन का पार्ट माइग्रेट कर जाता है दूसरे जगहों पर और वहां पर एक पॉपुलेशन बन जाती है, कर जाती है, तो जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया ओरिजिनल और नए वाले पॉपुलेशन में, हम उसको क्या कहेंगे कि न्यू एलिल्स या जीन्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन, और वो लूज हुए ओल्ड पॉपुलेशन से। देयर वुड बी जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। ये पॉपुलेशन था ओल्ड, ये पॉपुलेशन बना न्यू, यहां से लोग माइग्रेट कर गए यहाँ पर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी वो लूज हो गई, यहाँ की एलिलिक फ्रीक्वेंसी गेन हो गई।
अगर ये माइग्रेशन बार बार चलता ही रहेगा तो इसी को हम जीन का फ्लो होना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? सेम चेंज occurs by chance, it is called genetic drift. Sometimes change in allelic frequency इतनी डिफरेंट होती है कि नई पॉपुलेशन से बहुत अलग, ये अलग ही स्पीशीज बन जाती है। तो यहाँ पर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड फाउंडर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर आप समझा रहे हो तो आप फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में लिख सकते हो, आपको एक बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। फाउंडर्स इफेक्ट अगर आप समझा रहे हो तो आप उसके आंसर के सपोर्ट में जेनेटिक ड्रिफ्ट लिख सकते हो, जिससे भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक एप्लीकेशन है। म्यूटेशन, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन होते हैं, यानी कि पहले से ही म्यूटेशन होता आया है, when selected will result in observation of new phenotype। तो अगर हम पहले से होने वाले म्यूटेशन को ही सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें नया फिनोटाइप, नया एक कैरेक्टर ही देखने को मिल जाएगा उन बैक्टीरिया में, उन माइक्रोब्स में। आफ्टर फ्यू जनरेशन ये एक नया स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको हम स्पीशिएशन कहते हैं बच्चों। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन, जिस वेरिएशन को हम इनहेरिट कर सकते हैं, वो वेरिएशन बहुत अच्छा सर्वाइवल, बेटर सर्वाइवल लेकर आता है और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी बेटर करवाता है एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ वे बेटर मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन, कि अगर नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से किसी में वेरिएशन आया है, किसी में हेरिटेबल कैरेक्टर्स आए हैं, तो वो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकेगा और उसका सर्वाइवल रेट भी बढ़िया होगा। ये नॉर्मल लॉ है नेचुरल सिलेक्शन का या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बच्चों, नो इश्यूज। तो चलो, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर मिड टर्म रिविजन्स। अगर आपके सिलेबस में इसके अलावा भी और चैप्टर्स आ रहे होंगे जिसका हो सकता है मुझे आइडिया ना हो, आप जरूर कमेंट करके उन चैप्टर्स के नाम बताना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम वो चैप्टर्स डिस्कस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से मेहनत करो, खूब प्रिपेयर करो और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। थैंक यू।